फिर वही बात बनी रही जो पहले से जिस तरीके से शोषण हो रहा था उसी तरीके से किसान और मजदूरों का शोषण वहां होता चला गया। वोटिंग राइट भी उन्हीं लोगों को दिया गया जो केवल आयकर देते थे, तो इसीलिए वहां वो किसान और गरीब दलित पिछड़े शोषित वर्ग उसी तरीके से फिर रहे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और जब जन आक्रोश झुका तो एज इट इज उनका रहा एज इट इज। जब जन आक्रोश रहेगा तो यानी कि उसकी अभिव्यक्ति फिर अगले स्टेप में होगी, और वही फिर वहां रोबोस्पियर जैसे व्यक्ति आए और उन्होंने फिर क्या किया, उग्र गणतंत्रवाद, यानी कि इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रवाद दोबारा से फिर और सत्ता अपने हाथ में ली और पूरा का पूरा आतंक का राज्य रोबोस्पियर ने वहां स्थापित किया। जब ये राज्य स्थापित हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो यानी कि गर्म दल, भारत का अगर देखा जाए गर्म दल एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस को, और तो सही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ लेते नहीं, जब वो पहुंचे व्यक्ति हैं उनको इस तरीके से तुलना में यहाँ लेना उचित नहीं है। तो एक तरीके से देखो, जब ये भी जन आकांक्षाओं को संवैधानिक राजतंत्र भी खरा नहीं उतरा क्योंकि समस्या एज इट इज बनी रही, तो फिर क्या हुआ, यहाँ रोबोस्पियर जैसे व्यक्तियों ने आतंक का राज्य स्थापित किया। उसमें कई सारे लोग थे, हैबर, रोबोस्पियर जैसे व्यक्तियों ने उग्र गणतंत्र यानी कि एक तरीके से क्रांतियां करनी स्टार्ट की और सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा से उस ओर बढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ भी जन आक्रोश बढ़ता चला गया, और क्योंकि देखो कोई विकल्प तो ऐसा नहीं था कि वहां से लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर पाए उग्र गणतंत्रवाद, तो उससे भी गलत साबित हुआ। इसीलिए फिर वहां पर क्या हुआ, जब यह भी शासन उसकी अपेक्षा नहीं कर पाया संवैधानिक राजतंत्र, तो देखो जब ये आए उग्र गणतंत्रवाद, इसमें एक तो था जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब जो था ये वामपंथी गुट था फ्रांस के अंदर, और वामपंथी गुट का मतलब यह हुआ कि इसका जैकोबियन नाम इसलिए पड़ा कि पेरिस के अंदर जैकोब गिरजाघर में इसकी बैठक हुई और वहीं से इसकी बैठक के क्रम में ही इसका नाम जैकोबियन क्लब पड़ा। तो वहीं ये गणतंत्र को बनाए रखने के लिए हर उस कार्य को सही मानता था जिससे संपन्नता हासिल कर ली जाए, यानी कि चाहे उसमें इसको हिंसा करनी पड़े। एक तरीके से तुम देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी कि हमारा साधन कुछ भी हो, साध्य सुनिश्चित होना चाहिए। और गांधी जी इसलिए इससे भिन्न हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी से कि वह साधन और साध्य, साध्य का मतलब वो अलग से और साधन हुआ रास्ता चलने का। तो गांधी जी कहते थे कि साधन साध्य के साथ साथ साधन भी सही होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि जब साध्य सुनिश्चित हो जाएगा यानी कि लक्ष्य सुनिश्चित हो जाएगा, वह अपने आप प्रूव कर देगा कि हम गलत साधन से यानी कि गलत रास्ते से आए या सही, वह अपने आप उसको सही प्रूव कर देगा। तो यही दोनों का मतभेद होगा, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का यहीं पर मतभेद होगा। और त्रिपुरा अधिवेशन में वही कोटाभी सीतारामैया जैसे व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी लड़ाएंगे त्रिपुरा अधिवेशन में और उसको हराकर अध्यक्ष बनेंगे और तुरंत वहां से पद को अपने छोड़ देंगे और फिर दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। वो दूसरी दिशा तुम्हें पता है कहां से फिर वो निकल जाएंगे और कहां पर फिर वो क्रांति का मार्ग अपना उसकी भूमिका बनानी प्रारंभ कर देंगे, वो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उसी तरीके से यहाँ भी ये लोग उसी को मानते थे, यानी कि इसमें भी दो गुट थे, एक तो जैकोबियन, एक जिरोंदिस्ट। ये जिरोंदिस्ट देखा जाए तो ये जिरोंद प्रांत के थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे एक तरीके से देखा जाए, और उदार वर्ग था, पूरा का पूरा क्या था, उदार वर्ग था। यह संवैधानिक माध्यम से यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी अहिंसा के माध्यम से चाहता था कि वहां उदारवादी यानी कि समानता स्थापित कर दी जाए। लेकिन वही जैकोबियन क्लब, ये वही जैकोबियन क्लब है जो टीपू सुल्तान हैदर वगैरह तुमने पढ़ा हुआ, जब फ्रांस और अमेरिका यहाँ ब्रिटिश यहाँ आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि जैकोबियन क्लब की स्थापना होती है और एक जैकोब नाम से पेड़ भी लगाया जाता है टीपू सुल्तान के द्वारा, ये वही सिस्टम है। तो देखो जब जिरोंदिस प्रांत के जो दो वर्ग थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, उग्र गणतंत्रवाद के दोनों गुट थे। तो क्या हुआ, जब जैकोबियन यानी कि उग्र गणतंत्रवाद के तहत हर उस कार्य को सही माना गया जो समानता स्थापित करने के लिए किया जाए, तो यहाँ पर क्रांति और लोगों का शोषण और हिंसा होनी स्टार्ट हुई और जिससे लोग परेशान हुए। वहीं फिर एक इसमें उदार वर्ग यानी कि थर्ड चरण में क्रांति पहुंच जाती है और फिर यहाँ पर 5 व्यक्ति उदार वर्ग के माध्यम से आएंगे और एक एक करके वहां पर
शासन करेंगे, यानी कि एक एक करके उसमें से सत्ता का लाभ उठाएंगे। यह भी उसकी सुनिश्चित आकांक्षाओं को जनसाधारण की नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 लोग अपने स्वार्थ मूलक यहाँ बैठेंगे और शासन करेंगे और वहां से शिफ्ट हो जाएंगे, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा। 5 लोगों के माध्यम से सत्ता को चलाने का प्रयास किया गया। इन्होंने भी जन आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं किया और धीरे धीरे वहां पर स्थिति खराब होती चली गई, जिसके कारण वहां राष्ट्रवाद उभरता देख, यानी कि लोग उस ऐसे शासक की मांग करने लगे। क्योंकि फ्रांस के अंदर एक बुर्बो वंश होता था, और जो बुर्बो वंश था वो बहुत ही, जैसा हमारे यहाँ आज के समय में तुमने देखा होगा, बच्चे अपने नाम के सामने टाइटल सूर्यवंशी लगा लेते हैं, यानी कि सूर्यवंशी। तुमने देखा होगा राम के पूर्वज जो थे राजा दशरथ जैसे व्यक्ति, वह सूर्यवंशी थे। तो उनका जो प्रतिष्ठा स्थापित थी उसको स्थापित करने के लिए यहाँ लोग फिर उस अपने पूर्व वंश की स्थापना की बात करने लगते हैं। उसी समय में फिर नेपोलियन उसे अपने को पूर्व वंश से जोड़ेगा और लोगों को लगेगा, क्योंकि यह जो शोषणकर्ता वर्ग है उनके ऊपर प्रहार करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यह लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस जान लेता है कि व्यक्ति क्या चाह रहा है। और फिर नेपोलियन जो अपने कालखंड क्रम में करेगा वह हम यहाँ से कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल नेपोलियन स्टार्ट करूंगा नेपोलियन ने क्या किया। और फिर नेपोलियन ने लंबे लंबे लॉन्ग मार्च निकाले और जनता ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हमको ऐसे ही हमारे लीडर की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा अब सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगा राष्ट्र का, जैसा हमको चाहिए था। और फिर आगे देखेंगे कि कैसा प्रतिष्ठा स्थापित होगा और कैसा नहीं होगा, और स्थिति कैसे नेपोलियन के द्वारा बिगाड़ी जाएगी और बिगड़ेगी, और जनता और ज्यादा कैसे शोषित पीड़ित शोषण से युक्त हो जाएगी, वह हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हमने यहाँ तक इसके चारों चरण पढ़ लिए, और उदार गणतंत्र भी जन आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसी समय में और समस्याएं बढ़ती चली गई, और समस्याएं बढ़ने के क्रम में फिर उन समस्याओं को देखते हुए नेपोलियन का जन्म होगा, और नेपोलियन जैसे व्यक्ति फिर अपने पूरी की पूरी क्रांति को अपने हाथ में लेकर और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, लंबे लंबे लोग मार्च निकालते हुए दुनिया तबाह करेंगे। और दुनिया को तबाह करने के क्रम में नेपोलियन जैसा व्यक्ति एक छोटे से पद से निकलेगा, और किस तरीके से उसकी महत्वाकांक्षा है और किस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके प्रति बढ़ती जाएगी, और कैसे राष्ट्रवाद को वह उभार कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा, और किस तरीके से क्रांति को अंजाम देगा, और सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके किस तरीके से यहाँ पर वह क्रांति को आगे फिर अपने आप बढ़ाता जाएगा, और फिर विश्व के अन्य देशों को भी कैसे जीतता जाएगा। वहीं अल्सांस जैसे पर्वतों की को भी चीरते हुए इसकी सेना जब जाएगी, तो फिर देखना रशिया जैसे अभियान निकलेगा, ब्रिटिश के ऊपर अभियान चलाएगा, बहुत सारे यूरोप के अंदर दुनिया भर की क्रांतियां और अभियान लंबे लंबे लोक मार्च निकालेगा। वह हम पढ़ेंगे नेपोलियन को नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब फ्रांस की क्रांति में तुम्हारे 4 चरण हुए, अब नेपोलियन जब आएगा तो नेपोलियन हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसकी मादी पे व्यवस्था मैंने यहाँ नहीं लिखी, उसका स्वरूप क्या होगा, परिणाम क्या हुए फ्रांस की क्रांति के, भारत में फ्रांस की क्रांति क्या परिणाम रहे, वह हम नेपोलियन से कल स्टार्ट करेंगे। यह टॉपिक ही अलग है, क्योंकि यहाँ लिखने का नहीं है। नेपोलियन के अंदर फिर यहाँ से इसके कार्य भी लिखेंगे और कैसे इसने क्रांति को अंजाम दिया, वह हम कल से ये हेडिंग डाल के नेपोलियन से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, कल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।